हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़ और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये आपकी थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है, एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 2 की। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बीए प्रोग्राम में भी, बीए ऑनर्स में भी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में भी एंड बीकॉम में भी, यानी यूजी कोर्स के जितने भी आपके कोर्सेज़ होते हैं यूजी के अंतर्गत, यानी अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत, सभी कोर्सेज़ में ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आपका होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये हमारे क्वेश्चन पेपर की वीडियो होने वाली है एंड इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, यानी फुल बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपके जो सोल वाले स्टूडेंट हैं एंड जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स यानी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए जो है वो आपका 30 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो है वो आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। पार्ट ए में से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड पार्ट बी में से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एंड अगर आप सोल के स्टूडेंट हैं तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको 3 भागों में देखने को मिलेगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का है, पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है एंड पार्ट सी आपका 20 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट बी में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एंड पार्ट सी में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट ए का, वो कंपलसरी है दोनों ही स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सोल के हों या रेगुलर के हैं। एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको लैंग्वेज सही लगे आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने हिंदी लैंग्वेज में एडमिशन लिया है तो हम हिंदी में ही लिखेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो आपको सूटेबल लगे वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं इंस्ट्रक्शंस जो अभी मैंने आपको बताया है वो आपको यहाँ हिंदी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारा पार्ट 1 हो जाता है, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है दोनों ही स्टूडेंट के लिए। यहाँ हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड 2 हमें अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी हमें इन्हें एक्सप्लेन करना है, इनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, यानी निम्नलिखित को विस्तार से बताइए। क्या है, पहला आपका IUCN हो जाता है, दूसरा आपका MOEFCC हो जाता है कि ये आखिर होता क्या है ये आपको बताना है। फिर NGT क्या होता है ये आपको बताना है। UNFCCC क्या होता है। EPA क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में जो इसका बी पार्ट है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश वाला देख सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपका फिर हिंदी में हो जाता है, रिक्त स्थान भरें। पहला जो होता है यानी ए जो है वो हमारा हो जाता है डैश में योजनाएं परंतु हमें यूवी किरणों से बचाती हैं, यानी जो यूवी किरणें होती हैं वो बचाती हैं, ये आपको बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या डैश है, कितनी संख्या है ये आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद में है हमारा जिन बैंक डैश संरक्षण रणनीति का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है डैश वन क्षेत्र का अनुमानित प्रतिशत है जो वास्तव में भारत के पास होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं एनी 4 पर। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है किन्हीं 4 पर। पहला आपका हो जाता है लुप्त प्राय प्रजातियाँ क्या होती हैं, कार्बन पदचित्र क्या होता है, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाता है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपको बताना है। पवित्र उपवन क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है और यहाँ आपको एनी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, यानी निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। कोई भी 2 का आपको उत्तर देना है। पहला आपका हो जाता है भारतीय संदर्भ में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर चर्चा कीजिए, यानी भारतीय संदर्भ पर जो कृषि जलवायु परिवर्तन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का मेनली हमारी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत का संदर्भ लेकर आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको जो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली वीडियोस हैं उनमें भी देखने को मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता के विभिन्न स्तरों और उनकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी जो जैव विविधता है उनकी जो विभिन्न स्तर हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषता हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में हमारा पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं की भूमिका पर चर्चा करें, यानी जो पर्यावरण संरक्षण है उनमें जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उनकी भूमिका आपको बतानी है। देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम कानून और आंदोलन भी चलाए गए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा 10 मार्क्स का हो जाता है। यह है हमारा भारत में हुए प्रमुख पर्यावरण आंदोलन पर प्रकाश डालिए, यानी जितने भी हुए हैं वो आपको बताने हैं, वो भी प्रमुख, यानी जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये सारी चीज़ें। साथ ही पर्यावरण आंदोलन से जुड़े आर्थिक और पहचान संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कीजिए, यानी ऐसे मुद्दे जिन्हें से हमारी आर्थिक पहचान और संबंधित जो मुद्दे हैं उन्हें आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा बी पार्ट हो जाता है। बी पार्ट में आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। 10 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है विभिन्न देशों के जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें, यानी यहाँ आपको जल विद्युत आंकड़े दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करनी है। ये सभी देशों का एक तरह से आंकड़ा आपके सामने दे रखा है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ये हमारा ए हो जाता है, फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में सी। अब ये क्वेश्चंस यहाँ हिंदी में दे रखा है, तो ए है हमारा, यानी का है हमारा प्रति देश प्रतिशत जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन दर्शाते हुए दिए गए डेटा का एक पाई चार्ट तैयार कीजिए, यानी आपको यहाँ पर पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद में जो बी है वो यानी का जो है कार्बन फुटप्रिंट क्या है बताइए कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जल विद्युत संयंत्र जैसे नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग किस देश के कार्बन पदचित्र को कैसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिए गए डेटा को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करें, विकसित और विकासशील देश, और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के परिणामी रुझान पर टिप्पणी करें, यानी आपको पूरा जो डेटा दे रखा है उसको 2 भागों में बांटना है। जो विकसित देश हैं उन्हें अलग और जो विकासशील देश हैं उन्हें अलग, फिर उनके जो जल विद्युत उत्पादन के जो परिणामी जो सुझाव दे रखे हैं उन पर आपको चर्चा करनी है। फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। यह आपका 140 वर्षों के लिए किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने वाले नीचे दिए गए रेखा ग्राफ का अध्ययन करें, यानी 140 वर्ष का एक किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का एक तरह से आपको पाई चार्ट दे रखा है, यानी ग्राफ दे रखा है, उसका आपको अध्ययन करना है। उसके बारे में आपको बताना है किस तरह से। देखिए ये आपका पूरा पाई चार्ट दे रखा है जिसमें आपको 140 साल का पूरा पाई चार्ट इस तरह से आपको दिखा रखा है जो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ इंग्लिश में हो जाते हैं ए बी, और उसके बाद में ये आपका सी क्वेश्चन हो जाता है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में आप का को देखेंगे, देश की जनसंख्या प्रवृत्ति के माध्यम बिंदु 1930 से 1940 के लिए जनसंख्या वृद्धि की गणना करें, यानी 1930 से 1940 के बीच जो बिंदु बने हैं वहाँ आपको जनसंख्या वृद्धि की गणना करनी है। उसके बाद में किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के लिए जन्म दर और मृत्यु दर क्यों दर्शाते हैं, यानी अगर किसी देश की हमें जनसंख्या वृद्धि करनी है तो वहाँ पर हमें जन्म दर और जो मृत्यु दर है वो क्यों दर्शाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशकों 1950-1990 के दौरान देखी गई जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर टिप्पणी करें, इसके कुछ संभावित कारण बताइए, यानी
इस टाइम पे जो एक तरह से जनसंख्या वृद्धि में जो गिरावट आई थी, उस पर आपको टिप्पणी करनी है और क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं, यानी संभावित जो रीज़न हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। कि महामारी हो सकती है, भूस्खलन या फिर प्राकृतिक आपदा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें गिरावट आई होगी। ठीक है, उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, जो कि आपका 10 मार्क्स का ही आपको दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जैव विविधता के महत्व से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी वन और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी नदी की जैव विविधता के मूल्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाली इस विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इसमें जैव विविधता का महत्व भी बताना है, उसके बाद में जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है यानी वन वाला, और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है यानी नदियों वाला, उसके बारे में बताना है। एंड ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हमारा पार्ट सी हो जाता है, यानी सोल वाले स्टूडेंट का भी अब हम देख लेते हैं। ये पार्ट सी हो जाता है, यहाँ आपको एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का हो जाता है, और ये क्वेश्चन है आपका IUCN रेड लिस्ट से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक श्रेणी के लिए उपयुक्त उदाहरण देते हुए उसकी विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करें। यानी RUCN रेड लिस्ट क्या होती है ये आपको बताना है, और यहाँ की जो प्रत्येक श्रेणी होती है उसके लिए उपयुक्त यानी सही उदाहरण के साथ में आपको उस श्रेणी की जो एक तरह से विभिन्नता है वो भी आपको बतानी है, व्याख्या करनी है। उसके बाद में आगे चलेंगे, आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आप देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। यानी आपको ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये आपको बताना है। किसी देश के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिए। यानी और किसी देश की जो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलू होते हैं उन पर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका क्या नकारात्मक प्रभाव होता है ये आपको बताना है। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनकी वजह से ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती है। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप आराम से कर पाएंगे। एंड अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरी वीडियोस देख लेना, वहाँ मैंने ये चीज़ पढ़ाई है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है, ये भी आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, बताइए कि किसी विकास परियोजना के कारण किए गए पुनर्व्यास और पुनर्व्यास किए क्षेत्र की मानव बस्तियों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यानी जब पुनर्व्यास होता है या पुनर्व्यास की जो प्रक्रिया होती है वो भी किसी भी विकास की परियोजना के लिए, तो किस तरह से हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और उपयुक्त प्रबंधन प्रदान करने के लिए कुछ स्वाभाविक समाधान बताइए, और ऐसी परिस्थिति में जो एक तरह से सल्यूशन हो सकता है वो क्या होगा और किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एंड यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा है ये क्वेश्चन पेपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली वीडियोज़ हैं वो भी देख लेना। ठीक है, एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले पहले ज़रूर शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के भी अच्छे नंबर गेन करने में हेल्प कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।